प्रिय विद्यार्थियों, निबंध और करंट अफेयर में आज हम एमएसएमई सेक्टर और सहकारिता पर चर्चा कर रहे हैं। ये दोनों बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, यूपीएससी के लिए भी और सीजीपीएससी के लिए भी, प्री में भी और मेंस में भी। इन्हीं के लिए ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना जैसे कार्यक्रम चलते हैं, इन्हीं के लिए ही मुद्रा लोन की भी व्यवस्था होती है। तो जो बिगनर विद्यार्थी होता है वो एमएसएमई सेक्टर को ही नहीं समझते रहता। मैं निबंध और करंट अफेयर के संदर्भ में इस पर चर्चा शुरू करूं, इसके पहले मैं एकदम व्यवहारिक तरीके से बता रहा हूं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयां जो कहलाती हैं वो होती क्या हैं। तो ये समझिए कि यदि कोई दोना पत्तल का व्यवसाय कर रहा है, कोई अचार पापड़ बना रहा है, कोई कारपेंट्री बढ़ई का काम कर रहा है, कोई खिड़कियों पे लगने वाले ग्रिल बना रहा है, ऐसे कितने प्रकार के छोटे छोटे उद्यम होते हैं जो सब इस तरह के सेक्टर में आते हैं। और इन क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था में भी योगदान होता है कि नहीं, ये हमारे दिमाग से निकल जाता है। ये हमारी अर्थव्यवस्था की आधारभूत इकाइयां हैं। और जब ये सहकारिता के प्रिंसिपल पर काम करती हैं, आगे आएगा सहकारिता भी, तो ये आगे बढ़ते बढ़ते अमूल जैसे एक विशाल उद्योग का दर्जा भी ले लेती हैं। तो इन्हीं सब पर सीजीपीएससी में भी निबंध आते रहता है और यूपीएससी में भी आता है और प्री और मेंस के अन्य क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम अधिक समय न लेते हुए सीधा इनको पढ़ना शुरू करते हैं निबंध के रूप में। इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में आप क्या लिख सकते हैं? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और सहकारी संस्थाएं। कैसे उद्यम? सूक्ष्म, लघु और मध्यम, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। सूक्ष्म, लघु और मध्यम एमएसएमई और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट, सहकारी संस्थाएं भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ये संस्थाएं ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, जहां वे समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और जमीनी स्तर से विकास को प्रोत्साहित करना है। ये संस्थाएं समुदाय के विकास में गहराई से शामिल होती हैं और छोटे उत्पादकों, किसानों, कारीगरों और अन्य उद्यमियों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करती हैं। तो ये हमने ऐसा एक सिंपल समझाया, बाद में हम इसको तकनीकी रूप पर और समझाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने एमएसएमई और सहकारी संस्थाओं को आर्थिक वृद्धि और सामाजिक एकता के महत्वपूर्ण चालक के रूप में उजागर किया है। उन्होंने विभिन्न छोटे व्यवसायों और पेशेवरों को भारत की आर्थिक रीढ़ बताया है, जो देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये जिक्र जरूर होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री का भी कहना है कि एमएसएमई सेक्टर और सहकारी संस्थाएं हमारी भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। साथ ही उन्होंने सहकारी संस्थाओं को आत्मनिर्भर भारत की नींव बताया है। रीढ़ की हड्डी बोल रहे हैं, पिलर, नींव बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार सहकारी संस्थाएं केवल एक प्रणाली नहीं है, बल्कि एक विश्वास और सामूहिक भावना का प्रतीक है। भारत देश, हाँ ये देखिए, मतलब ये केवल एक प्रणाली नहीं है बल्कि विश्वास और सामूहिक भावना का प्रतीक है। अब हम इसकी परिभाषा पर जाते हैं। तो जैसे हम सहकारिता की परिभाषा या सहकारी संस्थाओं की एक परिभाषा लिखने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन आईसीए, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एसोसिएशन, ने सहकारी संस्थाओं की पहचान को स्पष्ट करते हुए यह परिभाषा दी है। क्या है भाई कोऑपरेटिव इकाइयां? एक सहकारी संस्था स्वतंत्र व्यक्तियों का ऐसा स्वैच्छिक संघ है जो अपने साझा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों और आकांक्षाओं को एक संयुक्त स्वामित्व और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से पूरा करने के लिए एकजुट है। परिभाषा कठिन लगने लगती है, आप इसे समझें। सहकारिता मतलब सह यानी साथ साथ, कारिता मतलब कुछ करना, मिलजुल कर साथ साथ काम करना और लाभ पर भी सभी का समान अधिकार होना। कोई एक व्यक्ति लाभ को अकेले मत ले जाए, ये सहकारिता की सबसे बड़ी पहचान है। साथ आओ, मिलकर चलें, संगच्छत्वम, साथ मिलकर चले, सब मेहनत करें, सबका विकास हो, लाभ पर सबकी भागीदारी हो। तो देखिए क्या कह रहा है, एक सहकारी संस्था
स्वतंत्र व्यक्तियों का स्वैच्छिक संघ है। व्यक्ति अपने मन से मिलकर कोऑपरेटिव यूनियन, कोऑपरेटिव संघ बनाते हैं जो अपने साझा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों को पूरा करती है, एकजुट होकर के। कैसे पूरा करती है? लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से पूरा करती है। मतलब सहकारी संस्थाएं जो उद्यम चलाती हैं उसमें लोकतांत्रिक नियंत्रण होता है, किसी एक व्यक्ति की नहीं चलती। जैसे अमूल का डेयरी उद्योग है, आज तो बहुत बड़ा बन चुका, पर वो कई लोगों के ग्रुप का क्या है? प्रतिफल है। जैसे हम 10 लोग मिलकर के एक क्या कर लें, सहकारी संस्था बना लें। मान लीजिए 10 लोगों ने मिलकर के एक होटल खोल लिया, बड़ा सरल तरीका, और उस होटल में हम सभी 10 के 10 लाभ के भागीदार रहेंगे। कोई नौकर नहीं, कोई मालिक नहीं, सब पार्टनर, सब अपने अपने काम बांट लेंगे। कोई पानी पिलाएगा, कोई नाश्ता ला के देगा, कोई बिल काटेगा, कोई हिसाब करेगा, कोई खाना बनवाएगा, पर हाँ, लाभ में सबकी बराबर सहभागिता रहेगी। ये एक सरल तरीके से समझाने का तरीका हुआ। उम्मीद है बात आप तक पहुंच रही होगी। तो कोई भी उद्यम यदि हम शुरू करें और ग्रुप में मिलकर के करें तो हमारे पास पैसा इकट्ठा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा जोड़ करके, और ऐसे लोगों को गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है ताकि वो ग्रामीण ऋणग्रस्तता से बचें। यानी आप कोई भी उद्यम के लिए, कोई भी काम करने के लिए कहीं से लोन ले लिए, फिर उसका ब्याज ही आप चुकाते रह जाते हैं, तो सरकार बोलती है हम आपके लिए यह काम करने के लिए तत्पर हैं। उद्यमिता विभाग होता है गवर्नमेंट का। ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्या को देखते हुए सहकारी ऋण समितियां अधिनियम 1904 को लागू किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण ऋण की समस्या से निपटना और ऋण समितियों को एक औपचारिक ऋण प्रणाली पहचान देना था। मतलब हम ऋण समितियों को एक औपचारिक रूप दे रहे हैं, गवर्नमेंट खुद ऋण देगी। स्वतंत्रता के बाद जब भारत ने आर्थिक विकास के लिए पंचवर्ती योजनाओं को अपनाया तो सहकारी संस्थाओं को एक जरूरी नीति उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया। यही सहकारिता के मूल्य थे जिन्होंने अमूल का फुल फॉर्म देखिए, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जैसी सूक्ष्म और लघु व्यापारिक इकाइयों को जन्म दिया। अब आज अमूल एक बहुराष्ट्रीय भारतीय सहकारी संस्था है, मल्टीनेशनल बन चुकी कोऑपरेटिव लिमिटेड से। वो अमूल मिल्क यूनियन लिमिटेड आज बहुराष्ट्रीय सहकारी संस्था है जो गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन से जुड़ी हुई है। अमूल बस नहीं है, कई संस्थाएं हैं आज तो। इसी तरह कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिबको और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड जैसी प्रमुख संस्थाएं भी सहकारी ढांचे से विकसित हुई। तो हमने थोड़ा से कोऑपरेटिव सेक्टर को समझाया। हम दो चीजों को एक साथ लेके चलेंगे, कोऑपरेटिव सेक्टर और एमएसएमई सेक्टर। 1990 के दशक में जब भारत ने अपनी आर्थिक नीतियों की पुनर्रचना की और उदारीकरण के जरिए वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अपने द्वार खोले, तब कुछ राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं ने इस बदलाव का लाभ उठाया। उन्होंने इन नीतियों के जरिए खुद को मजबूती दी, अपने संचालन को बनाए रखा और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने लायक बन पाई। 1990 में जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया था, एलपीजी आपने सुना होगा, है ना, उदारीकरण का दौर था। इससे ये लगता था कि छोटी इकाइयां मल्टीनेशनल कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, पर हर चुनौती को अवसर के रूप में स्वीकार करना होता है। जिन कंपनियों ने, जिन सहकारी संस्थाओं ने उस चैलेंज को स्वीकार किया, आज वो मल्टीनेशनल कंपनियां बनकर देश के सामने मौजूद हैं, जैसे अमूल का मैंने उदाहरण दिया है। अब आ जाइए एमएसएमई के पास। एमएसएमई और समावेशी विकास भारत की अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ कहे जाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। अभी मैं अपने एक स्टूडेंट से पूछ ही रहा था एमएसएमई सेक्टर से क्या समझते हो, मैं तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं भाई, तो उन्होंने नवरत्न महारत्न कंपनियों का जिक्र करना शुरू कर दिया। नहीं, सूक्ष्म, लघु, मध्यम, जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, बार बार इसको कहा जा रहा है भारत की अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ यही है। भारत की अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ कहे जाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्या करते हैं? नवाचार को बढ़ावा देते हैं, रोजगार सृजित करते हैं, निर्यात को प्रोत्साहित करते हैं और समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वतंत्रता से पहले भारत में छोटे पैमाने के उद्योगों में हथकरघा, खादी और हस्तशिल्प जैसे कुटीर उद्योग प्रमुख थे। अब उनका दायरा बढ़ चुका है। वे ही उस समय गांवों और कस्बों की मुख्य आर्थिक गतिविधियां थी। ग्राम स्वराज्य और आत्मनिर्भर गांवों की परिकल्पना को
हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, विशेष रूप से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जोर शोर से बढ़ावा दिया। स्वतंत्रता के बाद भारत ने नियोजित विकास मॉडल को अपनाया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में छोटे उद्योगों, एक तरफ वो बड़े उद्योगों के विकास पर भी फोकस्ड थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, वहीं वो छोटे उद्योगों के विकास पर भी ध्यान दे रही थी, ताकि स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रोजगार बढ़ाया जा सके और ग्रामीण शहरी असमानता को कम किया जा सके। गांव में कम पैसा है, शहरों में ज्यादा, तो तब तक शहरों से गांव मुकाबला नहीं कर पाएंगे जब तक हम गांव में भी उद्यमिता नहीं लाएंगे। इसी दिशा में 1960 के दशक में लघु उद्योग विकास संगठन सीडो की स्थापना की गई, ताकि नीतिगत समन्वय और सरकारी समर्थन को मजबूत किया जा सके। अब ये देखिए, ये फैक्ट है जिसको आपको जरूर याद रखना है। अप्रैल 2025 तक भारत में कुल 6.24 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई थे। एमएसएमई सेक्टर की संख्या कितनी हो गई है? 6.24 करोड़ रजिस्टर्ड हैं, जो 26 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे थे। ये एमएसएमई भारत के लिए स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 33% और देश के कुल निर्यात में लगभग 48% का योगदान करते हैं। देखिए इनकी वैल्यू, निर्यात में इनकी सहभागिता 48%, जीडीपी में इनकी सहभागिता 33%, 26 करोड़ लोगों को ये रोजगार दे रहे हैं और ये 6.24 करोड़ की संख्या में पंजीकृत हैं। अब जब 2025 का बजट आता है, भारत सरकार के बजट 2025 की घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 2025 को एमएसएमई सेक्टर का दायरा और बढ़ाया गया। एमएसएमई का दायरा बढ़ गया। याद रखेंगे आप, ये प्री के लिए भी काम आएगा, यूपीएससी के लिए तो ये एक आधारभूत खुराक है। 1 अप्रैल 2025 को एमएसएमई क्षेत्र का दायरा और बढ़ाया गया। अब नया वर्गीकरण कैसे हुआ? कौन सा सेक्टर सूक्ष्म उद्योग कहलाएगा? माइक्रो, एमएसएमई, एम फॉर माइक्रो, माइक्रो सूक्ष्म उद्योग, जिनमें निवेश 205 करोड़ तक रहेगा और जिनका वार्षिक टर्नओवर 10 करोड़ तक जाएगा। 2.5 करोड़ से कम वाले भी आएंगे एमएसएमई सेक्टर में, छोटे से छोटे 15 लाख 20 लाख की लागत से खुलने वाले उद्योग, ये भी सब एमएसएमई में सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में आएंगे। अधिकतम सीमा है 2.5 करोड़। फिर लघु, स्मॉल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग, इनमें निवेश की सीमा है 25 करोड़ तक अधिकतम और वार्षिक टर्नओवर इनका 200 करोड़ तक। और फिर तीसरे में एमएसएमई, मीडियम, मध्यम उद्योग, इनमें निवेश की सीमा 125 करोड़ तक और टर्नओवर, वार्षिक टर्नओवर 500 करोड़ तक का बताया गया है। अब यहां से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट फिर शुरू हो रहा है और आपको मैं बता देना चाह रहा हूं कि ये पूरा लेख आपको, आप लोग क्या पीडीएफ फॉर्म बोलते हैं, उस फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। या तो आप देख करके लिख लें या उसको पाने के बाद चैनल में पढ़े मत रहने दें, अपने कॉपी में लिखिएगा। जब आप लिखेंगे तब ये आपके दिमाग में जाएगा। एमएसएमई मंत्रालय ने इस क्षेत्र के समर्थन हेतु कई योजनाएं और पहल शुरू की है, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी, रोजगार गारंटी नहीं, रोजगार सृजन, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं है, ये सृजन है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, चेक कीजिएगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, उद्यम पंजीकरण, खरीद और विपणन सहायता योजना। इन योजनाओं के माध्यम से नीतिगत, वित्तीय, विपणन और तकनीकी सहयोग प्रदान कर एमएसएमई सेक्टर को सशक्त बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। मतलब पहले आपने एमएसएमई सेक्टर को समझाया, फिर उसके बाद अब आप कह रहे हैं एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने में सरकार की भूमिका, आपके निबंध का ये हिस्सा शुरू हो रहा है। अब एमएसएमई सेक्टर को ही सपोर्ट करने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई। जो प्री के बस फोकस पे है वो इस योजना को ध्यान से लिखे। क्या है पीएम विश्वकर्मा योजना? 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना उन कुशल हाथों को समर्पित है जिन्हें समय पर और पर्याप्त सहयोग की आवश्यकता है। यानी भारत के विश्वकर्मा, अब आप समझ रहे हैं ना, विश्वकर्मा का मतलब बढ़ई, लोहार, ऐसे छोटे छोटे कारीगर, दर्जी, बुनकर, सब विश्वकर्मा की श्रेणी में आते हैं, जो भारत की नींव है। इस योजना के तहत जिन पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को प्राथमिकता दी गई है, उनमें बढ़ई, लोहार,
सुनार, राजमिस्त्री, कुम्हार, नाई, दर्जी, मोची, मूर्तिकार और कई अन्य शामिल हैं। ये न केवल एक पेशा दर्शाते हैं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती आई गौरवशाली कारीगरी की विरासत को भी दर्शाते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए भारत सरकार इन विश्वकर्माओं की विरासत को सम्मान देते हुए उन्हें सशक्त बनाना चाहती है। पीएम विश्वकर्मा योजना, तारीख याद रखें 17 सितंबर 2023। अब आइए, शिल्पकारों द्वारा सहकारी समितियां। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत प्रशिक्षित कारीगर, मतलब एमएसएमई सेक्टर और सहकारिता दोनों आपस में घुले हुए हैं। छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले लोगों को सहकारी समितियों में कन्वर्ट करना, तो सहकारी समितियां आगे बढ़ेंगी तो छोटे उद्योग आगे बढ़ेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत प्रशिक्षित कारीगर जिला स्तर पर एक सहकारी समिति बना सकते हैं, जिसमें विभिन्न शिल्प कला के ट्रेंड्स में विशेषज्ञता रखने वाले सदस्य शामिल हो सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट सहायता का उपयोग करके कारीगर सामूहिक रूप से संसाधन, बुनियादी ढांचा और विपणन में निवेश कर सकते हैं। यानी आपने सहकारी समिति बनाई, आपकी सहकारी समिति को गवर्नमेंट फंडिंग करेगी, उस फंडिंग का उपयोग करके आप क्या करेंगे भाई, अपने संसाधन बढ़ाएंगे, बुनियादी ढांचा यानी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, कमरा बनवाएंगे, मशीनरी लाएंगे और विपणन में निवेश करेंगे आप, जिससे व्यक्तिगत वित्तीय बोझ कम होगा, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो और लाभ अधिकतम हो सकेगा। यानी जो असंगठित रूप से काम करते हैं, बढ़ई, धोबी, मोची इत्यादि, वो सब लोग संगठित हो, सहकारिता से जुड़े और गवर्नमेंट से ऋण भी प्राप्त करें। और केवल ऋण नहीं मिलता, सब्सिडी भी देती है उद्यमिता विभाग, यानी ऋण में ब्याज मुक्त ऋण है। ये अभी आपको मैं शार्ट में समझा रहा हूं। आज एमएसएमई को अधिक वैज्ञानिक और तकनीकी समाधानों से जोड़ने की आवश्यकता है। अब सुझाव है कि एमएसएमई को और आगे बढ़ाना है तो उसको, आज कंपटीशन का युग है, उसको वैज्ञानिकता से जोड़ना पड़ेगा ताकि प्रोडक्शन अधिक गुणवत्ता युक्त बने और वो आधुनिक उत्पादों का मुकाबला करें और खुद भी आधुनिक चीजें बना सके। आज एमएसएमई को अधिक वैज्ञानिक और तकनीकी समाधानों से जोड़ने की आवश्यकता है ताकि वे सार्वजनिक समाधानों में रूपांतरित अनुसंधान और विकास को उत्पादों और प्रक्रियाओं में रूपांतरित कर सकें। इतना लंबा वाक्य न लिखना पड़े तो वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से और अधिक सक्षम बनाने की आवश्यकता है। इन उद्यमों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़ी हुई योजनाएं महत्वपूर्ण उत्प्रेरक बनकर उभरी हुई हैं। यानी विज्ञान और तकनीकी से जोड़ना जरूरी है, ये एक सुझाव है। अब देखिए, आज देश के एमएसएमई स्वदेशी तकनीकी नवाचारों से अपनी वैश्विक पहचान बना रहे हैं। एमएसएमई क्षेत्र ऊर्जा दक्ष इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रिक बाइक, ड्रोन तकनीक, वर्चुअल रियलिटी, स्वास्थ्य उपकरण, रोबोटिक्स और ऊर्जा से जुड़े अनुप्रयोगों में देश को सेवाएं दे रहा है। मतलब परंपरागत क्षेत्र से आगे निकलकर जितनी आधुनिक चीजें हैं वहां तक भी एमएसएमई अपनी पकड़ बना रहा है। एमएसएमई उद्योगों को सहायता और प्रोत्साहन देने के लिए देश में विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। कुछ योजनाओं को भी देखिए। एमएसएमई चैंपियंस योजना, विश्वकर्मा योजना के बाद एक और योजना, क्या नाम है, एमएसएमई चैंपियंस योजना। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा संचालित एमएसएमई चैंपियंस योजना का उद्देश्य देश के एमएसएमई क्लस्टर और इकाइयों को आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित कर उनकी प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और उन्हें राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता प्रदान करने में सहायता प्रदान करना है। समझिए क्या है एमएसएमई चैंपियंस योजना। एमएसएमई को चैंपियन बना देगा। कोई कैसे चैंपियन बनेगा भाई, आधुनिकीकरण से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एमएसएमई सेक्टर को जोड़ेंगे, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा उनको कॉम्पिटिटिव बनाएंगे, अन्य उद्योगों से मुकाबला कर सके और उत्कृष्ट बनाएंगे, तब वो चैंपियन बन जाएंगे। एमएसएमई क्लस्टर विकास कार्यक्रम, क्लस्टर मतलब ग्रुप। एमएसएमई क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य सुविधा केंद्रों और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना खास तौर पर उन क्षेत्रों में केंद्रित है जहां सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बेहतर सुविधाओं और बुनियादी ढांचों की आवश्यकता है। जैसे एक क्षेत्र में बहुत सी एमएसएमई की योजनाएं चल रही हैं, उनके लिए एक जो बड़ा इलाका है वो क्लस्टर के रूप में, एक उनके सेंटर के रूप में, हब के रूप में कार्य करेगा। एमएसएमई वित्त, और सबसे बड़ी बात है भाई, पैसा तो लगेगा ही किसी भी काम के लिए, तो एमएसएमई वित्त सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बैंकों की प्राथमिकता क्षेत्र ऋण श्रेणी में आते हैं। बैंकों को इनको ऋण देना है, उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार घरेलू वाणिज्यिक बैंकों के समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का कम से कम
40% हिस्सा प्राथमिकता क्षेत्र में देना अनिवार्य है। याद रखें, इन क्षेत्रों में ऋण देने के लिए टारगेट है बैंकों के पास 40% हिस्सा प्राथमिकता क्षेत्र में देना अनिवार्य है। इनमें से इस 40 में से 7.5% हिस्सा विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यमों के लिए निर्धारित किया गया है। यानी अपने जो भी उनके पास पूंजी है उसका ये हिस्सा किसके लिए देंगे? वो माइक्रो, छोटे छोटे उद्योगों के लिए। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं। क्या निर्देश दिए हैं? सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए जाने वाले ऋण में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि सुनिश्चित की जाए। सूक्ष्म उद्यमों के खातों की संख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि की जाए। एमएसएमई क्षेत्र के लिए कुल ऋण का कम से कम 60% हिस्सा सूक्ष्म उद्योगों को दिया जाए। माइक्रो पर विशेष फोकस है। एमएसएमई में भी सबसे जो छोटा है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी, ये भी बहुत अच्छी बात है। क्रेडिट गारंटी का मतलब क्या होता है भाई? सिंपल, आप जानते होंगे, कोई भी आदमी बैंक में ऋण लेने जाता है तो एक गारंटर बुलाया जाता है, और गरीब आदमी का कौन गारंटर बनेगा? तो देखिए क्या है क्रेडिट गारंटी। किसी ऋण पर तीसरे पक्ष द्वारा दी गई गारंटी उधारदाताओं को डिफॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करती है। यदि कोई गारंटर है, आपने ऋण नहीं पटाया, आप डिफॉल्टर हो गए, तो गारंटर आपके लिए, आपके बदले बैठा है। यह है गारंटर का सेंस। बजट 2025 में एक महत्वपूर्ण घोषणा यह थी कि क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऋण गारंटी की सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। मतलब यहां पर आप ऋण लोगे तो आपकी गारंटर गवर्नमेंट है, ये मान के चलिए। एमएसएमई सेक्टर के ऋण के लिए गारंटर नहीं लगेगा। यद्यपि बैंक वाले मांगते रहते हैं गारंटर, और अधिक किसके लिए? अपनी पूंजी की सुरक्षा के लिए। लेकिन क्रेडिट गारंटी योजना कह रही है कि 5 करोड़ से 10 करोड़ की सीमा ऋण गारंटी में ला दी गई है। गारंटी कवरेज की दरें इस प्रकार हैं। महिला स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए 90%, एससी एसटी उद्यमियों के लिए 85%, पूर्वोत्तर क्षेत्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित एमएसएमई के लिए 80% और अन्य सभी एमएसएमई के लिए 75% तो गवर्नमेंट ही गारंटी दे रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दो पक्षों की समस्याओं को हल करना है। कैसे? दो पक्ष का मतलब बैंक और जो लोन लेने वाला है, वो दो पक्ष हो गए। दोनों भैया आपस में मिलकर काम करें, दिक्कत होगी तो सरकार सपोर्ट कर रही है, ऐसा है। ऋणदाताओं की जमानत की आवश्यकताओं को संतुलित करना, कब तक गारंटर खोजोगे? और उधारकर्ताओं की जमानत देने में असमर्थता की बाधा को दूर करना। तो बैंक वाला खुश रहे, गारंटर नहीं मिलेगा तो सरकार है, और इधर लोन लेने वाला भी भैया खुश रहे, मेरे को गारंटर नहीं मिलेगा तो मैं कहां जाऊंगा। इसलिए क्रेडिट गारंटी योजना लाई गई थी। क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी और तब से यह योजना उल्लेखनीय रूप से विस्तारित हुई है। और उसके बाद फिर से जबरदस्त योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। उद्यमिता विभाग, खादी ग्रामोद्योग विभाग से लोन पर लोन दिया जाता है सब्सिडी के साथ। जो भी नए उद्योग स्थापित करना चाहते हैं वो सभी लोग जाने इस योजना को। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। यह कार्यक्रम निर्माण क्षेत्रों में अधिकतम 50 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए तक की नई परियोजनाओं की स्थापना की अनुमति देता है। यानी 20 लाख से 50 लाख तक आप लोन पा सकते हैं। बैंकों द्वारा परियोजना लागत का अधिकतम 95% स्वीकृत किया जाता है और परियोजना लागत का अधिकतम 35% तक अनुदान भी मान्य है। यानी आपके लोन में 35% की सब्सिडी है। जानकार आदमी इस सब्सिडी का फायदा लेते हैं। यानी आपने 10 लाख का लोन लिया तो 3.5 लाख की आपको सब्सिडी मिल रही है। ऐसा आप मोटा हिसाब में समझ सकते हैं, बाकी प्रक्रिया थोड़ी अलग है। वर्ष 2008-9 में इसकी शुरुआत से लेकर 2024-25 तक इस योजना के तहत 10.18 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्योगों को सहायता प्रदान की गई है, जिससे 83 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला है। अब इसके बाद दूसरी योजना है, बड़ी अच्छी योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। बिल्कुल मत भूलिएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत, तारीख याद रखें, 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। कॉपी में नोट कीजिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब चली? 8 अप्रैल 2015। इसका उद्देश्य सदस्य ऋण संस्थाओं के माध्यम से बिना जमानत ऋण प्रदान करना है। सबसे सरल तरीका होता है मुद्रा योजना से ऋण लेना। छोटे उद्यमी इस योजना के तहत आय सृजन गतिविधियों के लिए ऋण ले सकते हैं। वर्ष 2015 से अब तक कुल 32.61 लाख करोड़ से अधिक राशि के
5.67 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। यानी 51 करोड़ लोगों को, 51 करोड़ से ज्यादा लोगों को ऋण बांट दिया गया है और 32 लाख करोड़ की राशि बांट दी गई है देश में। ये रोजगार बढ़ाने की दिशा में गवर्नमेंट के सार्थक प्रयास हैं। बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही करके विपक्ष का प्रश्न रहता है। ये है जवाब, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। यह योजना छोटे उद्यमियों को आसान ऋण उपलब्ध कराने में अत्यधिक सफल रही है। तो इस तरीके से एमएसएमई सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उनके महत्व को समझते हुए ही गवर्नमेंट उनको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। तो अब आपका निबंध निष्कर्ष तक पहुंच गया। भारत में एमएसएमई और सहकारिता का भविष्य निसंदेह उज्जवल है। जो सहायक सहकारी नीतियों, तकनीकों, नवाचारों और लचीले आर्थिक परिवेश से प्रेरित है, यह क्षेत्र समग्र रूप से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी भूमिका और मजबूत करेगा तथा अमृत काल के दौरान विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में अहम योगदान देगा। निश्चित रूप से ये निबंध 750 की शब्द सीमा से ज्यादा है, पर इस पूरे निबंध के माध्यम से आप 750 शब्दों का एग्जैक्ट निबंध बना सकते हैं और ये एक तकनीकी निबंध है जिसमें इधर उधर की बातें करके आप कभी भी नंबर नहीं पाएंगे। जो भी विद्यार्थी इस तरह के फील्ड पे निबंध लिखना चाहता है वो ऐसे गंभीर निबंधों का संकलन करे। आपको यदि और निबंध में मार्गदर्शन की आवश्यकता है, आप सब्जेक्ट बताइएगा। ये मेरी तरफ से आपको दिया गया तीसरा निबंध है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ऑल द बेस्ट।